क्योंकि ये देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है। G20 की मेजबानी, इसका प्रेसिडेंशियल हमारे देश को मिला है। ये रोटेशनल बेसिस पे हर साल किसी न किसी जो भी मेंबर कंट्रीज होती है उनको मिलता है। उसी बेसिस पे हमारे देश को ये मिला है इसका प्रेसिडेंशियल होस्ट करने का। और बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज के जो है स्टेट हेड्स आ रहे हैं। कुछ आ चुके हैं, कुछ आज ज्यादातर सब लोग आएंगे। और हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, देखिए ये इसमें वन ऑन वन तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें भी मालूम है कि G20 के उद्देश्य क्या हैं। लेकिन जो भी नतीजे आए, कहीं ना कहीं हमारे देशवासी जो हैं उसको एक आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि देश को, हमारे को उससे क्या लाभ होने जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं कि जिनसे हमारी वन ऑन वन भी मीटिंग्स होनी है। उन मीटिंग्स के तहत जो बहुत सारे इश्यूज हैं, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, जो यूएस के साथ हैं, यूके के साथ हैं, यूरोपियन कंट्रीज के साथ हैं, जो ठीक, आप अच्छी बात कही आपने। जो भी इश्यूज हैं उस पर बात होनी चाहिए। और अभिषेक भी है हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। अभिषेक, चाइना और रशिया को लेकर बड़े सारे सवाल थे, स्पेशली चाइना को लेकर। क्या इंटरनल लगता है कि इंटरनल मैटर होगा, इस वजह से नहीं आए जिनपिंग, या पुतिन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, स्पेशली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कि यूक्रेन के साथ जब फाइट हो जाती है उसके बाद जिस तरह की इमेज बनी। अच्छा, भारत की करीबी अमेरिका से तो रशिया नाराज, तो इंटरनेशनल पहलू भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रोग्राम को कैसे देख रही है? देखिए जीनत जी, एक तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। ये हम सब इंडिया के लिए 140 करोड़ वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर G20 सम्मेलन हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है। ये किसी भी प्रकार की इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो आपका टॉपिक है 2024 में G20 का समिट का क्या असर पड़ेगा, ये एक समिट है जिसमें हम लोग गर्व का विषय है। इसमें 20 कंट्रियों के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं और इंडिया देखेंगे कि जो दिल वालों की दिल्ली होती है वो हकीकत में क्या है। दिल वालों की दिल्ली किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो हमारी सुविधाएं हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो यहाँ के ब्यूटिफिकेशन और रिडेवलपमेंट एरिया हो, लैंडस्केपिंग एरिया, जितने भी चीजें हैं वो सरकार द्वारा किए गए हैं। इसके लिए हम सबके लिए गर्व का विषय है। और मुझे उम्मीद है कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, ये अगर कोई इस समिट में नहीं आया तो हम सबका वो हो सकता है कुछ इंटरनल कारण हो सकता है उनका कुछ वो, लेकिन ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समिट होने जा रहा है। चाइना नहीं आए तो हमारे लिए वो दुश्मन है, और ये डंके की चोट पे हम बोलेंगे कि वो चाइना हमारे लिए दुश्मन है। और जिस तरीके से उसपे चाहे द्विपक्षीय वार्ता हो, चाहे उसके साथ ट्रेड संबंध हो, उसमें कहीं ना कहीं बाइकआउट करने की आवश्यकता है और उस चीज को करना भी चाहिए। नहीं, लेकिन अब मैं चाहूंगी बीजेपी के मेहमान भी जुड़े तो उनसे सवाल हो, लेकिन क्या हम इसे डिप्लोमेसी के तौर पे नहीं देख सकते? सबकी अपनी कूटनीति होती है। ठीक है, मैं बात करूंगी। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम मेज़बानी कर रहे हैं, तैयारियां हुई हैं, महीनों की मेहनत है इसके पीछे, और मेहमान आने भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन कई तरह के सवाल हैं, सवाल चाइना को लेकर, सवाल रशिया को लेकर, और वो पूछे जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, वो नहीं आते, अगर पुतिन नहीं आ रहे हैं या जिनपिंग नहीं आ रहे हैं तो उस पर तो सवाल हो रहे हैं। फिर हमें जो मैसेज कन्वे करना था उन्हें, वो कैसे होगा? देखिए, G20 एक ग्लोबल इवेंट है, और जब ये ग्लोबल इवेंट होती है तो जो विश्व की जो राजनीति है वो कई बार, जैसे अमेरिका आ रहा है तो रशिया नहीं आएगा, चाइना थोड़ा सा पीछे रहेगा, ये जो शक्तियों के बीच का टकराव है कई बार इस तरीके की समिट में भी दिखाई पड़ता है। और ये बहुत ये इसको मैं कहना चाहता हूँ, G20 का जो समिट, इस समिट से सबसे प्रॉपर मैसेज आ रहा है। उनके लोग भी जुड़े हैं। हो सकता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो उनके जो हेड ऑफ द कंट्री है वो नहीं पहुंचे, पर उनके ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोग वहाँ अवेलेबल हैं, और सब मैसेज सबको बहुत क्लैरिटी से जाएगा। जहाँ तक अभी देश में जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए कुछ और विपक्षी बातें हो, तो इस तरीके की जब समिट होती है तो ये विषय लिए जाते हैं। और ग्लोबल
उस पर किस तरीके से इन्वायरमेंट को लेकर डिस्कशन होना है, किस तरीके से आपके ऊपर डिस्कशन होना है, उन कंट्रियों के साथ आपस में क्या रिलेशनशिप होनी है, भारत की क्या होनी है, ये सब डिस्कशन होते हैं। और हमको लगता है कि पिछले 8 से 10 सालों में विश्व में भारत की जो छवि है वो बहुत अच्छी हुई है। और साथ में साथ जैसा अमित अत्रे जी कह रहे थे कि दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो शायद गलत बोल रहे हैं, राजनीति से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। आज विश्व में भारत के लोगों के लिए, जो भारतीय लोग हैं, उनका सम्मान बढ़ा है और उनके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है। सब देशों में भारत के लिए सम्मान बढ़ा है। और हाँ, जहां पर भी कुछ इस तरीके की दिक्कत है तो वो दिक्कतों को भी खत्म किया जाएगा, उस पर भी डिस्कशन होगा। और ये दो देशों के बीच का डिस्कशन नहीं है, ये बहुत सारे देशों के बीच का डिस्कशन है, जिसमें हम बड़े मुद्दों को उठाएंगे। जैसे एनवायरमेंट मैंने कहा, जैसे कृषि का क्षेत्र में कहा, जैसे आतंकवाद को कहा, तो हम इसमें राजनीति ना करते हुए हम अभी आज एक ही बात कहना चाहते हैं, G20 में ये जो G20 है पूरा भारत का है, इंडिया का है। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या इसमें नहीं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि चीज़ें पहले से बेहतर हो गई हैं तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, फिर वो भी तो आपको बताना पड़ेगा, या इसमें इस पर भविष्य में पॉलिटिक्स नहीं होगी। हम सभी जानते हैं कि ये जो G20 है, इसकी स्पेशली जब आर्थिक मंदी आई थी 2007 का मैं जिक्र करूंगी स्पेशली, और उसके बाद से आप देखिए कि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना G20 की। इनके पास बिजनेस है 75%। उसके अलावा जीडीपी की बात करें, सुनिए ना, 85% जीडीपी का हिस्सा है अगर हम दुनिया का जिक्र करें, और दुनिया का 60%, दुनिया की जो 60% आबादी है उसे ही कवर करते हैं। तो हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि जहाँ जहाँ पर कमियाँ रह जाती हैं या जहां पे भी डोमिनेट करने की कोशिश होती है, वो अलग बात है कि भारत सबसे बड़ा बाजार है। और मैं कई बार कहती हूँ कि अगर किसी को एक पेन भी बेचना है तो वो भारत के साथ रिश्ता रखना चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर उसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उस सूरत में क्योंकि अमेरिका आ रहा है इसलिए चाइना नहीं आएगा, तो फिर हमारी जो डिप्लोमेसी है वो क्या थोड़ी सी कम पड़ रही है कि हम प्रायोरिटी में नहीं है, कोई भी आए लेकिन हमारे साथ तो रिश्ता रखिए, आप हमारे लिए तो आइए। वो चीजें ये G20 का सम्मेलन है, क्योंकि अमित अत्रे जी ने प्रश्न उठाए, उसके मैंने जवाब दिया। एक बार प्लीज ऑडियो देखिएगा, आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही। शुभेंदु जी, मैं माफी चाहती हूँ, एक बार दोबारा से जोड़िएगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। अनुज अत्रे जी, आप अपना पक्ष रख दीजिएगा। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? अब सर पर चुनाव है। देखिए, इस चीज की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, और लोगों को विश्वास है, गारंटी छोड़े, लोगों को विश्वास है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उनके सीनियर जितने भी टॉप ब्रास के लीडरशिप हैं वो पॉलिटिक्स करेंगे ही करेंगे। और ये G20 को लेकर के इस तरह से दर्शाया जाएगा कि न जाने कि ये व्यक्ति विशेष के कारण हमारे देश को G20 मिली है, नहीं तो इस साल उनको G20 नहीं मिलती, और आगे भी कभी नहीं मिली और आगे भी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन हकीकत जनता को मालूम है कि ये रोटेशनल बेसिस पे मिली है, लेकिन इसका इसी तरह से कहा जाएगा कि साहब हैं तो संभव है। इसलिए देखिए, हमको आज पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। तो ये सब बातें अभी आने वाली हैं। देखिए, जिस तरह से भी ये होगा, लोग वापस जाएंगे और कैसे कैसे पूरे देश में जो है तमाम तरह के होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, क्योंकि जब आप सेना के पराक्रम पे होर्डिंग्स लगा सकते हैं, आप साइंटिस्ट, जो हमारा इसरो के साइंटिस्ट वहां पर जब चंद्रमा पे लैंडर हमारा पहुंच जाता है तो उनकी जगह आप खुद सामने आ जाते हैं, अपने चाहे टीवी चैनल्स पे हो या जगह जगह बीजेपी ने होर्डिंग लगा दी है कि देखिए साहब, वो साहब ने पहुंचा दिया है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसरो की स्थापना किसने की, किसकी वजह से आज अब जो किसकी दूरदर्शिता थी, कहाँ नेहरू जी की दूरदर्शिता थी उस समय इसरो की स्थापना की थी, जब हमारे देश में जो है हम आजाद हुए थे, कुछ नहीं था हमारे देश में। लेकिन एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री, एक दूरदर्शी व्यक्ति की छवि को डैमेज किया जा रहा है, और जिनकी काम इस तरह का रहा है कि देश को बेच करके, देश के संसाधनों को बेच करके, पिछली सरकारों की बुराइयां कर करके आप अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, और आप अपने आप को एक अब तक का सबसे बड़ा महान व्यक्ति दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना भविष्य में ना भूतकाल में हमसे महान कोई हुआ है ना कोई होगा। तो ये सब चीजें होंगी, चल रही हैं और आगे भी होंगी। लेकिन जनता है, ये सब जानती है, जनता ने 9.5 साल में देख लिया है। अब आप आम जनता के पास भेजिए अपने रिपोर्टर्स को और जरा देखिए वो किस तरह के प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की, किस तरह से लोग कह रहे हैं कि समय थोड़ा सा कम है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, संजय जी हैं हमारे साथ, रक्षा एक्सपर्ट हैं।
संजय जी, G20 एक सभी के दिमाग में, एक आम जनता के दिमाग में सवाल होगा। हम सुरक्षा के पहलुओं पर तो बात कर भी रहे हैं और इसमें इकोनॉमिक इशू भी उठाए जाएंगे, स्पेशली ऊर्जा, एनर्जी का भी जिक्र हुआ, भ्रष्टाचार का भी, और इन्वायरमेंट की भी बात हो रही है कि उसको लेकर बात होगी। भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, भारत को इससे क्या मिलेगा? अगर आम जनता सोचे कि हम इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या हमें बेनिफिट होने वाला है वर्ल्ड में स्पेशली? गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा जब हम बात करते हैं G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, उसकी स्थापना इसलिए हुआ था कि एशियन क्राइसिस की वजह से हुआ था। संजय जी बोलिएगा प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोले, आप प्लीज बोले। तो देखिए, अभी आपने अपने वक्तव्य में बोला कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से 1999 में इसका स्थापना की गई थी और इसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे और गवर्नर थे बैंक की। लेकिन उसको बाद में 2007 में इसको G20 को लीडरशिप लेवल पे ले गया गया और उसमें बहुत 20 कंट्री जुड़ी हुई हैं और जिनका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे G20 का कंट्रीब्यूशन 85% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबली, वो ये 20 कंट्री देती हैं। आपको पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से अगर बताएं तो तकरीबन G20 देशों में 65% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो रहता है। टॉप 10 जो कंट्रीज है वर्ल्ड में जो जिनकी इकोनॉमी रैंकिंग है वो G20 का है। तो आप G20 का एक महत्व समझ सकते हैं। ठीक बात है। चेयरमैनशिप, उसके चेयरमैनशिप करना, उसका आयोजन करना, इस तरह का भव्य आयोजन पहली बार इस धरती पे। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, मैं माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का।